नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और पहली खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की आज 30वीं बरसी के अवसर पर मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीद आंदोलनकारियों को नमन किया और उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू किए जाने पर राज्य आंदोलनकारियों की मुख्यमंत्री ने उनका आभार व्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद आंदोलनकारियों ने जो सपने उत्तराखंड के लिए देखे थे, उन्हें पूरा करने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर बलिदानियों को आज के इस श्रद्धांजलि दिवस पर सभी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन सबको नमन करता हूं कि जिनके कारण से हम सबको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। आज का दिन स्मरण कराता है कि हमारे महान आंदोलनकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना, चाहे मां की ममता हो, चाहे बहन की राखी हो, या बच्चों से बिछड़ने का भी कोई उनको गम न रहा हो, और उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले ऐसे आंदोलनकारी, जिनके कारण से हम सब, जिसके बारे में अभी भट्ट जी ने बताया, हमारे गुंसुला जी ने बहुत बातें बताई, गणेश जोशी जी ने बताई, मन्नू भाई लगातार बता रहे हैं, हम उनको जितना भी स्मरण उनका करें, जितनी भी उनकी श्रद्धांजलि दिवस पर कार्यक्रम करें, वो कम है। क्योंकि उस समय उन्होंने जो सपने देखे थे, जो उनके मन में उत्तराखंड राज्य था, वास्तव में उसकी कल्पना अद्भुत थी और उसी को बनाने का संकल्प हम सब लेते हैं। मैं आज इस अवसर पर मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए अमर बलिदानी स्वर्गीय बेलमती चौहान जी, स्वर्गीय हंसा धनई जी, स्वर्गीय बलवीर सिंह नेगी जी, स्वर्गीय धनपत सिंह जी, स्वर्गीय राय सिंह जी बंगारी जी और स्वर्गीय मदन मोहन मनगई जी, उन सबको कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को दांव पर लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान दिया। और वही मसूरी गोलीकांड को आज 30 साल पूरे हो चुके हैं। 2 सितंबर 1994 को पहाड़ों की रानी मसूरी गोलियों की आवाज से गूंज उठी थी। इस दौरान 6 लोग शहीद हो गए थे, जिसमें एक पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। वही आज 30 साल बाद भी राज्य आंदोलनकारी पहाड़ का पानी, जवानी और पलायन रोकने के लिए सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि पहाड़ से पलायन रोकने में सरकारें असफल रही हैं। कुछ उन शहीदों की शहादत बताती है, उनके सपनों को हमको याद ही नहीं करना है बल्कि साकार भी करना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिन परिस्थितियों के लिए जो है उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, उसमें उसके मूल में जो है ये था कि सुदूर क्षेत्रों में विकास की किरण अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए छोटा राज्य बनाकर जो है इस राज्य की बहबूदी के लिए, विकास के लिए काम कर सके। हम खटीमा के शहीदों को भी नमन करते हैं, मसूरी के शहीदों को भी नमन करते हैं। राज्य बनने के बाद राज्य आंदोलन 94 में शुरू हुआ, राज्य 2000 में राज्य बना, सन 2000 में। तो 24 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों के रूप में समझ लीजिए या इस प्रदेश के नेताओं के रूप में समझ लीजिए, कई राज्य आंदोलनकारी सदन के अंदर पहुंचे और जो मुद्दे थे राज्य बनने के पीछे, जो मकसद था, जो आंदोलन था, बेरोजगार आरक्षण से शुरू होता हुआ यह आंदोलन जब उत्तराखंड राज्य की अलग मांग करने की बात आई तो पूरे प्रदेश के अंदर बगैर किसी दल के भी, बगैर नेतृत्व के और स्वस्फूर्त आंदोलन जिसको हम कहेंगे, ये हुआ।
शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस गोलीकांड जो ये हुआ उत्तराखंड में, ये काफ़ी दर्दनाक हादसा था और मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार को युवाओं के लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का युवा बेरोजगार है। दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो युवाओं के लिए कोई रोजगार यहाँ पे हो। उत्तराखंड जो शहीदों का सपना, वो उस दिन पूरा होगा जिस दिन हमारा उत्तराखंड का युवा बेरोजगार नहीं रहेगा और उत्तराखंड में खुशहाली रहेगी। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि जो शहीदों के लिए जो उन्होंने क्षैतिज आरक्षण जो पास किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जब खंडवा कांड जब हुआ तो उसमें हमने 2 तारीख का निश्चय किया था कि हम इसको मस्जिद बंद रहेगा, ठीक है ना। तो सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए झूलाघर में। वहाँ देखो तो PSC ने अपना कैंप का डेरा डाल दिया। फिर उसके बाद जो है अब उन्होंने यह कहा पुलिस वाले कि तो आपको क्या चाहिए, हमें गिरफ्तारी चाहिए। तो लोग गिरफ्तारी देना शुरू हो गए। तब बाबू करण सिंह के नेतृत्व में वहाँ धरुच किया, ठीक है। वहाँ लाठी चार्ज भी और इनको ट्रक में बैठा के ले गए थे, जो जेल गए वो ट्रक में बैठा के ले गए। और हम तब किंगरे गए, वहाँ हमने जाम किया। वहाँ से फिर हम जुलूस बना के हम किंगरे खिलाफ कर होते हुए फिर हम झूलाघर आए। और अब चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें, प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को देखते हुए कांग्रेस की ओर से सरकार पर लगातार हमला किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की ओर से महिला अपराधों को रोकने के लिए राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें 5 लाख लड़कियों से हस्ताक्षर कराए जाएंगे। इस पर जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया है कि राज्य में महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन पुलिस इनको रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की वारदातें हो रही है, उससे पटी पड़ी है। रोजाना जिस दिन हमारा पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन था महिलाओं के खिलाफ हिंसा का, उस दिन संत का मामला आ गया। आज मुकेश बोरा का मामला, जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं हल्द्वानी में, उनका मामला सामने आ गया। शंकर शाह का मामला पहले था, अंकिता भंडारी का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय है। रोजाना जिस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है पूरे प्रदेश के अंदर, राज्य की कांग्रेस ने जो इस मामले में आंदोलन चलाया है, अब हमने तय किया है, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने आह्वान किया है कि राज्य की कांग्रेस पार्टी, हमारे सारे फ्रंटल संगठन, हमारे सारे प्रकोष्ठ, सारे डिपार्टमेंट्स पूरे प्रदेश के अंदर एक चिट्ठी महामहिम राष्ट्रपति के जो हम ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उन सारे हिंसा के मामलों का संकलन और महिलाओं की सुरक्षा की मांग, क्योंकि महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है महामहिम राष्ट्रपति। और जिस प्रकार से कलकत्ता का जिक्र उन्होंने किया, उसी प्रकार से राज्य के तमाम महिलाओं से जुड़े हुए हिंसा के मामले, जो उनके खिलाफ हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है, बच्चों का बलात्कार हो रहा है, उस चिट्ठी को 5 लाख बेटियों से, बहनों से, माताओं से हस्ताक्षर करा करके उसकी प्रतिलिपि देश के उपराष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री जी, इनको भी भेजी जाएगी, गृह मंत्री जी को भी भेजी जाएगी। और उत्तराखंड में एक बार फिर निकाय चुनाव टल गया है। ओबीसी सर्वे पूरा नहीं होने के कारण चुनाव में विराम लग गया है। इस संबंध में सचिव शहरी विकास नितेश झा ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में ओबीसी का सर्वे समय से पूर्ण न होने की वजह से निकाय चुनाव में देरी की वजह बताई जा रही है। यहां आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2023 को सभी निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके बाद कोर्ट में मामला होने की वजह से 6 महीने के लिए सभी निकायों में प्रशासक तैनात कर दिए गए थे। तो वहीं राजनीतिक गलियारों में घमासान भी मचा हुआ है। विपक्ष ने निशाना साधते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि निकाय चुनाव जानबूझकर टाले गए हैं। नहीं, आपको मैं ये जानकारी दे रहा हूँ, नगर पालिका विधेयक पास हो गया। नगर निगम का जो विधेयक आया उसको प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय हुआ, लेकिन एक प्रस्ताव मेरे द्वारा शहरी विकास मंत्री के नाते एक प्रस्ताव सदन में दिया गया कि जो प्रवर समिति की सिफारिशें होंगी वो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में भी उसको हम लागू करने का प्रयास करेंगे। तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। कांग्रेस पहले दिन से कहती आ रही है कि अपने हार के डर के मारे चुनाव को टालना चाहती है। इनके मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बोला था कि हम चुनाव समय पे कराएंगे,
लेकिन समय गुजर गया। पिछले साल दिसंबर में चुनाव होने थे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं कराया। 6 महीने का इन्होंने कार्यकाल बढ़ाकर प्रशासक उसमें बैठा दिया। फिर उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया कि हम 6 महीने के अंदर चुनाव करा देंगे, लेकिन उन्होंने तब भी चुनाव नहीं कराया। इन्होंने 3 महीने का समय बढ़ा दिया। लेकिन आज इनके विधायकों ने वहां पे जो आपत्ति दर्ज करी है ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर, तो हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार को पहले विधायकों से भी राय ले लेनी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से भी पूछ लेना चाहिए था कि किस क्षेत्र में कितने ओबीसी हैं, कितने अन्य कास्ट के लोग हैं, जब आरक्षण तय किया जा रहा था। लेकिन अब जब चुनाव कराने की बात आई, सोची समझी साजिश के तहत इस मामले को प्रवर समिति को भेजा गया। प्रवर समिति में समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी इसका चुनाव नहीं कराना चाहती। ये कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं, जनता को भी गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है चुनाव ये बुरी तरह हार रहे हैं। जिस प्रकार से मंगलौर के अंदर ये बाई इलेक्शन हारे, बद्रीनाथ के अंदर ये बाई इलेक्शन हारे, अभी केदारनाथ का चुनाव होना है और राज्य के अंदर नगर निकायों के और पंचायतों के चुनाव होने हैं, उसमें भी ये बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। लेकिन इससे कोई कांग्रेस को फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस दिन भी ये चुनाव कराएंगे, निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां है उससे जनता उब चुकी है। जिस दिन चुनाव होगा, पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी का सूखना साफ होगा। ये जो है बातें, इसमें हमारी सरकार अभी तक अक्टूबर का ही ध्येय लेकर चल रही है। प्रवर समिति में भी गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रवर समिति में जो चली गई है जांचें, उसका नतीजा साल 2 साल बाद ही आए, क्योंकि हमारी सरकार जो भी निर्णय लेती है वो अच्छा लेती है, जल्द लेती है और कोई भी चीजों को ठंडे बस्ते में डालकर नहीं रखती। इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल यूसीसी है। आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण है, महिलाओं को 30% 36 आरक्षण है, धर्मांतरण कानून है, नकल विरोधी कानून है, दंगा विरोधी एक्ट है। इस प्रकार अनेकों जो कानून है वो हमारी सरकार ने कोई बहुत ठंडे बस्ते में नहीं लाए हैं, उसको त्वरित लागू किया है। उसी तरीके से जो प्रवर समिति के पास गई है जांच, उसके बाद निकल कर आएगा। और अक्टूबर तक जो अब तक लेकर चल रहा है हमारा संगठन, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि अक्टूबर में चुनाव हो जाए। और वहीं अब आपको बता दें, राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर निगम प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से सरकार पर लगातार हमला जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट में जल्द निकाय चुनाव कराने का आश्वासन देने के बाद भी राज्य सरकार ने एक बार फिर 3 महीने के लिए नगर निकायों के प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से साफ है कि वे निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। भारतीय जनता पार्टी सरकार हार के डर से निकाय चुनाव लगातार टालती जा रही है। हाईकोर्ट में बार बार हाईकोर्ट को आश्वासन देने के बाद भी इस बार जिस प्रकार से सरकार ने 3 महीने के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया है, उससे साफ है 7 साल में बीजेपी की सरकारों में जिस प्रकार से नगर निकायों में, नगर निगमों में, नगर पालिका परिषदों में, नगर पंचायतों में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ, विकास की उपेक्षा हुई, स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का जो हाल किया, बदहाल किया, आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी 2 घंटे की बारिश में जिस प्रकार से देहरादून में जल भरा हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, शहर की सड़कों का बुरा हाल है, ट्रैफिक जाम से पूरी जनता परेशान है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि चुनाव होंगे तो जनता जवाब देगी। डर की वजह से, हार की वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव टाल रही है, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। एक ना एक दिन इनको चुनाव करना पड़ेगा और जनता इनके कुकर्मों का जवाब जरूर देगी। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने गौकशी के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हर मामले में सरकार को कोसने वाली कांग्रेस गौकशी के मुद्दे पर क्यों कुछ नहीं बोलती। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक विषय कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहिए, क्या प्रदेश में गौकशी होनी चाहिए? इस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है, चुप क्यों हो जाती है? और इसमें एक जांच का विषय ये भी है कि थानों में जितने भी मामले गौकशी के पंजीकृत हैं, उसमें समुदाय विशेष के लोग ही क्यों होते हैं? ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ये देवभूमि है, हरिद्वार जैसी पवित्र भूमि पर अगर इस तरह का कृत्य हो रहा है तो कांग्रेस को उसके विरुद्ध भी मुखर होना चाहिए। उस नौजवान की मृत्यु पर मुखर होने की आवश्यकता है और उस पर कार्रवाई की भी जरूरत है और होनी भी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये बड़ा मुद्दा है कि प्रदेश को, ये देवभूमि है, इसको गौकशी से मुक्त कैसे किया जाए, इस पर भी कांग्रेस को आगे आना चाहिए और मुखर होकर अपनी बात कहनी चाहिए। तो वहीं देहरादून के सहारनपुर और गांधी रोड पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए भंडारी बाग रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हो चुका है।
दरअसल ब्रिज का निर्माण करीब 2 साल से अटका हुआ था, जिसके बाद बीते दिनों रेलवे ने ओवरब्रिज बनाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब दोबारा से निर्माण कार्य शुरू किया गया है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली ने बताया है कि आने वाले समय में देहरादून में वाहनों की भारी दबाव से आम जनता को अब निजात मिलेगा। भंडारी बाग का जो आरओबी है वो देहरादून सेंटर का एक लाइफ लाइन है और 25 साल से हम लोग लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे थे और हमारी सरकार में ही उसका समाधान हो पाया, उसकी स्वीकृति आ पाई। लेकिन जब हम उसको बना रहे थे तो उसके बीच में जो रेलवे पटरी के ऊपर में जिस तरह से निर्माण होना है, जो उसका स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग था, उसके लिए केंद्र से रेलवे से अप्रूवल जरूरी था, जो बहुत समय से लंबित था। वर्तमान में वो अप्रूवल हो गया, काम आगे बढ़ रहा है और हम बहुत जल्दी उस काम को पूरा करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत कम समय में आप देखेंगे कि धर्मपुर से सीधे सीधे आपका पथरी बाग होते हुए और जो हमारा सहारनपुर चौक को जोड़ने वाला ये बड़ा महत्व का ये जो आरओबी है, ये बनकर तैयार होकर हम सब लोग उस पर चल पा रहे हैं। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बता दें, भारत में हमारी की राजदूत ने देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें छात्रों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा के अवसरों को प्रस्तुत किया गया और वीजा आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। एजुकेशन यूएसए की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कई अमेरिकी शिक्षा परामर्शदाताओं और वीजा अधिकारियों ने भाग लिया। अमेरिकी दूतावास में वीजा अधिकारी पवनरा जगोपाल ने कहा कि वे अधिक से अधिक भारतीय छात्रों को संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। जी, मैं एजुकेशन यूएसए से हूँ। एजुकेशन यूएसए यूएस गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को यूएस यूनिवर्सिटीज के अप्लाई करने के लिए। तो आज हम वेलहम गर्ल्स स्कूल में खड़े हैं। आज हमारा सेशन है स्टूडेंट्स के साथ। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि यूएस यूनिवर्सिटीज में कैसे अप्लाई किया जाए, कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो अगर स्कॉलरशिप्स हैं तो कैसे अप्लाई करते हैं इन स्कॉलरशिप्स के लिए, और एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या क्या होना होता है, क्या कंपोनेंट्स हैं और हमें किस चीज के लिए तैयारी करनी है। और आज हमारे साथ यूएस एम्बेसी के ऑफिसर्स भी आए हैं वीजा सेक्शन से, जो कि स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वीजास के बारे में बताएंगे। तो यूएस यूनिवर्सिटीज तो बहुत सारी हैं, 4000 प्लस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं अक्रेडिटेड। इसलिए हम यहाँ हैं देहरादून में अभी 3-4 दिनों के लिए स्टूडेंट से मिल रहे हैं, उनको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि यूएस यूनिवर्सिटीज में क्या क्या अवेलेबल है और उनको कैसे वो अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। राइट, रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया है। देखिए, यूएस मतलब हमेशा एक स्टूडेंट्स की चॉइस नंबर 1 पे रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले मास्टर्स एंड पीएचडी के तो जाते ही हैं, बट अभी कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि बैचलर्स प्रोग्राम्स के लिए भी बहुत इंटरेस्ट ग्रो हो रहा है। तो हम वही करने चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को बताया जाए कि कैसे अप्लाई करना है और वो इन्फॉर्मेशन कैसे हासिल करनी है। उसके लिए हम यहाँ देहरादून में आए हुए हैं। तो वहीं अब आगे बढ़ेंगे। बता दें, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था अब प्रदेश में चिंता का विषय बनी हुई है। जहां कांग्रेस धामी सरकार को घेरने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को बीजेपी नसीहत देने में लगी है और धाकड़ धामी के एक्शन का इंतजार कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, देख लीजिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। महिलाओं पर शोषण के मामलों के साथ साथ लूट, डकैती, अपहरण के मामले प्रदेश में खूब सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश में जगह जगह धरना प्रदर्शन कर सरकार को घेर रही है। जहां कांग्रेस धामी सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को बीजेपी नसीहत दे रही है और धाकड़ धामी के एक्शन का इंतजार कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन सब में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। क्या थी हो गई है, जितनी घटनाएं अंकिता से पहले भी कई चीज़ें हुई, लेकिन अंकिता के बाद एकदम से बढ़ावा आया है। अंकिता के उसमें वीआईपी को अगर गिरफ्तार किया होता तो आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हिम्मत नहीं होती कि इतनी घटनाएं घट रही हैं। हरिद्वार की 14 साल की बच्ची में जो आरोपी है वो भी बीजेपी का ओबीसी का व्यक्ति है। उसके अलावा आप देख लीजिए चंपावत का जो इनका मंडल अध्यक्ष है वो जमानत पे बाहर है और केस कमज़ोर बनाया गया पुलिस के द्वारा,
इसलिए वो बाहर है, लेकिन जमानत पे है। उसके अलावा सल्ट में 3 दिन पहले एक केस हुआ है जिसमें एक 14 साल की बच्ची का बलात्कार या मोलेस्टेशन के केस में इनका मंडलाध्यक्ष है। कल इनके दुग्ध संघ का एक जो व्यक्ति है वो लाल कुआं में एक महिला ने आरोप लगाया है, उसमें आज देख रहे हैं कार्रवाई होती नहीं होती। लगातार इस तरीके के केसेस सामने और इनका एक हरिद्वार का ही आपने देखा होगा, इनका एक किसान मोर्चे का अध्यक्ष मॉलेस्टेशन के केस में बंद हुआ। तो लगातार ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं और वैसे भी उत्तराखंड अब असुरक्षित सा महसूस होने लगा है। सबको अपनी बहन बेटियों की इज्जत की चिंता होने लगी है। और हरिद्वार में जो मोनू वाला मामला हुआ है पुलिस के साथ, जिसमें कई किस्म की बातें निकल के भी आ रही हैं और कई चीज़ें पुलिस कह रही है। हम कह रहे हैं पुलिस की बात सही भी है, अगर वो अपराधी भी था तो भी उसको मारने की इजाज़त किसी को नहीं थी। किसी व्यक्ति को उसको गिरफ्तार करते, जो उपयुक्त धाराएं उनमें उसके खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन पीट के उसको डाल देना, उसके बाद उसको मरने के लिए छोड़ना, आपकी उपस्थिति में वो डूबा है, क्यों नहीं उसको बचाने की कोशिश हुई। और जो वहाँ के लोगों ने भी गवाही दी है, लंबी अभी इसमें चलेंगी चीज़ें, जांच भी होगी। हम इसमें सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में। प्रदेश में बढ़ते महिलाओं के अपराधों को लेकर बीजेपी के नेता भी चिंतित हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस को नसीहत भी दे रहे हैं कि हर चीज पर राजनीति नहीं होती। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री धाकड़ धामी के नाम से जाने जाते हैं और कुछ न कुछ धाकड़ धामी प्लान चल रहा है। जल्द ही धाकड़ एक्शन भी इन अपराधियों पर देखने को मिलेगा। क्या कहना है, बस यही है कि उत्तराखंड में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, पहली बात तो ये वो हमेशा सख्त से सख्त कदम उठाते हैं और महिलाओं को लेके तो कुछ ज्यादा ही। वो महिलाओं के प्रति जरा सी भी कोई गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस का तो कारण ही यही है, मुद्दा ही यही है कि वो महिलाओं को लेके हर समय राजनीति खेलने में रहती है। तो वो बहुत ज्यादा हर तरीके से देखा जाए ना, चाहे वो राजनीतिक कोई मैटर हो, चाहे वो पारिवारिक मैटर हो, चाहे समाज से जुड़ा हुआ कुछ इस तरीके की जो आजकल चल रहा है, महिलाओं के साथ में हो रहा है, जो बढ़ते अपराध है, उसको लेके हर चीज को एक ये राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं। तो ये कांग्रेस जो है ना, मेरे को लगता है हर तरीके से एक तरीके से ये मुद्दाहीन हो चुकी है बहुत ज्यादा। और जहां तक है हमारे धाकड़ धामी जी, वो हमेशा महिलाओं को लेके सख्त से सख्त कदम उठाते हैं और ऐसा नहीं है कि वो अभी कोई कदम नहीं उठाएंगे। उन्होंने कुछ सोच रखा होगा और उसके चलते कोई बहुत ही जबरदस्त सख्त कदम उठाया जाएगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर एक तरफ कांग्रेस धामी सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। देखने वाली बात होगी कि धामी सरकार कब रणनीति तैयार कर कानून व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाती है। जनता टीवी के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।